नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 1967 ये साल याद रखिए, भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। और बड़ा परिवर्तन क्या था? एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी, सही मायने में एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस कमज़ोर होना शुरू हुई। 1967 के लोकसभा चुनाव में उसकी सीटों की संख्या काफ़ी घट गई। 69 में स्प्लिट हो गया पार्टी टूट गई, दो फाड़ हो गई। उसके बाद लेफ्ट के समर्थन से इंदिरा गांधी को सरकार अपनी बचानी पड़ी, चलानी पड़ी। वहाँ से क्षेत्रीय दलों का उदय धीरे धीरे शुरू हुआ। 67 से 71 के बीच में कई राज्यों में संविध सरकारें बनी। संविध मतलब संयुक्त विधायक दल की, जिसमें कांग्रेस से निकले हुए लोग और दूसरे क्षेत्रीय दलों के लोग, जिनमें उस समय जनसंघ भी शामिल था, उसको मल्टी स्टेट पार्टी कह सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के लोग अलग अलग धड़े। उसके अलावा फिर बाद में लोक दल भी शामिल हुआ उसमें, जब चौधरी चरण सिंह निकले कांग्रेस पार्टी से। स्वतंत्र पार्टी थी उसमें उस समय, और कम्युनिस्ट पार्टियां भी। ये सब पार्टियां जो कांग्रेस विरोधी पार्टियां थी, सब ने मिलकर अलग अलग राज्यों में सरकारें चलाई, लेकिन वो चली नहीं, क्योंकि बनी थी तात्कालिक लाभ के लिए, सत्ता के लिए, और उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था। तो वो एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, प्रस्थान बिंदु था भारतीय राजनीति का, खासतौर से अगर कहें चुनावी राजनीति का। वहाँ से जो बदलाव शुरू हुआ, और जो कहते हैं कि केंद्र जब कमज़ोर होता है तो क्षत्रप जो है वो सर उठाते हैं। तो हुआ यही कि कांग्रेस कमज़ोर होती रही। बीच में दो ऐसे मौके आए, एक 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और उसके बाद फिर 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई, तब कांग्रेस को सहानुभूति का लाभ मिला। उसके अलावा 1980 में, 1971 में आपको मालूम है कि मध्यावधि चुनाव हुए और इंदिरा गांधी की बड़ी जीत हुई कांग्रेस पार्टी की। और 1980 में भी जनता पार्टी के कुकर्मों का फल जो है वो कांग्रेस पार्टी को पुरस्कृत करके इस देश के मतदाता ने दिया। लेकिन कांग्रेस तो फिर से खड़ी हो गई, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां भी धीरे धीरे ताकतवर होने लगी अलग अलग राज्यों में। वो प्रोसेस इतना स्लो था, उसकी वजह ये थी कि कोई राष्ट्रीय दल ऐसा नहीं था जो उसकी जगह ले सके। कांग्रेस जहां कमज़ोर हुई वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना विकास इतनी तेज़ी से नहीं कर पाई जितनी तेज़ी से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई। तो उसकी वजह से आप जो आज भी देख रहे हैं कि देश भर में क्षेत्रीय दलों की जो बहुतायत है, उसकी बड़ी वजह ही है। तो 1967 में कांग्रेस के कमज़ोर होने से क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। अब ये जो नया परिवर्तन आ रहा है 2014 से 2024 के बीच में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, और 2024 में 240 लोकसभा सीटों पर सिमट जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के कामकाज में, उनकी ताकत में और उनके जो है कार्यशैली में उनकी कोई परिवर्तन नहीं आया। बीजेपी मजबूत हो रही है, इसका प्रमाण दिया हरियाणा के मतदाता ने। तो इसकी शुरुआत भी जो है, वैसे तो कोई भी प्रक्रिया इस तरह की राजनीतिक बदलाव की या सामाजिक बदलाव की होती है, जो वो अचानक नहीं होती है, और ऐसा नहीं होता कि एकदम से सब बदल जाए। ये बड़ी धीमी प्रक्रिया होती है। तो ये चल रही थी पहले से, जैसे जैसे मजबूत हो रही थी क्षेत्रीय दल, वैसे वैसे सिकुड़ रहे थे। हरियाणा ने एक संदेश दिया। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे की मैं बार बार बात कर रहा हूँ और आगे भी बात करता रहूँगा, क्योंकि ये भारतीय राजनीति का एक मानक जो है बनेगा इस विधानसभा चुनाव का नतीजा। क्या हुआ हरियाणा में? दो क्षेत्रीय दल थे। पहले एक था इंडियन नेशनल लोक दल, जो जनता दल से निकला हुआ था, और पहले इसको चौधरी चरण सिंह का लोक दल के रूप में ये जाना जाता था। उसके बाद जो है जनता दल बना। जनता दल से फिर निकलकर चौधरी देवीलाल ने इस दल को आगे बढ़ाया जनता दल के रूप में भी, और उसके बाद फिर जब ये उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने इंडियन नेशनल लोक दल बनाया। इंडियन नेशनल लोक दल और उनके पोते, मतलब उनके परिवार के ही सदस्य दुष्यंत चौटाला ने एक नई पार्टी बनाई पिछले चुनाव में, यानी 2019 के चुनाव में, जजपा, जननायक जनता पार्टी। इन दोनों पार्टियों का लगभग वजूद समाप्त हो गया 2024 के चुनाव में। ये कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया, ये हरियाणा के मतदाता ने किया। तो मेरा मानना है कि जो काम
राजनीतिक दल नहीं कर पाए, जहां विफल हुए राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, वो काम अब मतदाता ने अपने हाथ में ले लिया है। तो आपको दिखाई देगा ये हरियाणा में जो कुछ हुआ है, ये इसका बढ़ता हुआ क्रम जो है आने वाले चुनाव में, जहां जहां राज्यों में चुनाव होगा वो दिखाई देगा। और पीछे से जो चला आ रहा है सिलसिला, उस पर भी गौर कीजिए। इसी 2024 के चुनाव में 25 साल बाद बीजू जनता दल की हार हुई, सत्ता से बाहर हो गई, और लोकसभा में तो बहुत बुरी हार हुई। नवीन पटनायक जो लगभग 25 साल से मुख्यमंत्री थे, वो सत्ता से बाहर हो गए। उनकी जगह किसने ली? किसी क्षेत्रीय दल ने नहीं ली, एक राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी ने ली। ये परिणाम पहले हो सकता था अगर कांग्रेस में थोड़ी भी जान बची होती वहाँ, जो कि नहीं है। इसलिए इस प्रोसेस में इतना लंबा समय लगा, क्योंकि कांग्रेस में जान होती तो ट्रायंगुलर फाइट होती, तो उसका नतीजा होता। लेकिन क्या होता तो क्या होता, उसकी बात न करें, जो जो हुआ है उसकी बात करें। जनता दल से ही निकला हुआ, बल्कि कहें जनता पार्टी और फिर उसके बाद जनता दल से निकला हुआ एक क्षेत्रीय दल, जिसका नाम था जनता दल सेकुलर, जिसकी पहचान जो है HD देवगौड़ा के परिवार की पार्टी के रूप में हो गई थी, वो हाशिए पर पहुंच गई। उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका गठबंधन हुआ और 28 लोकसभा सीटों में कर्नाटक की 2 सीटें दी बीजेपी ने, और उस पर वो तैयार हो गए। तो 2 लोकसभा क्षेत्रों तक वो सिमट गए। वोकालिगा जो समुदाय है उसमें उनका आधार है, उसमें भी बीजेपी ने उनको सिकोड़ दिया है। तो अब कर्नाटक में सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच हो गई है। तीसरा जो ध्रुव था JDS के रूप में, ये चुनाव उसके लिए आखिरी था एक तरह से। वो पार्टी जो है कागज़ पर भले ही बनी रहे, एक आध चुनाव क्षेत्र में बनी रहे, लेकिन वो जो मेन प्लेयर थी, मुख्य धारा की पार्टी थी, तीसरी शक्ति थी, वो स्वरूप उसका, वो ताकत उसकी खत्म हो चुकी है। इसी तरह से देखिए आप तेलंगाना में जो हुआ, नई पार्टी निकली, आंदोलन बना, नया राज्य बना, नई पार्टी निकली। पहले उसका नाम TRS था, तेलंगाना राष्ट्र समिति। फिर बाद में महत्वाकांक्षा जागी के चंद्रशेखर राव की राष्ट्रीय नेता बनने की, प्रधानमंत्री बनने की, पार्टी का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया। उनको लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर छा जाएंगे, बड़े नेता हो जाएंगे। अलग अलग दलों के नेताओं से मिले इस कोशिश में, चौथा जो है वो मोर्चा बनाने की कोशिश में। नतीजा ये हुआ इस चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा, चूँकि दोनों चुनाव साथ हुए, दोनों से सफाया हो गया भारत राष्ट्र समिति का। अब वो पार्टी हाशिए की पार्टी बन गई है। वहाँ मुख्य लड़ाई अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो गई। 16 सीटें हैं लोकसभा की, 8 बीजेपी ने जीती, 8 जो है कांग्रेस ने जीती। तो वहाँ से एक क्षेत्रीय दल का और सफाया हो गया। तमिलनाडु पर आई है। तमिलनाडु में भी जो है अन्ना द्रमुक का भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य की बात कर रहा हूँ, वो तो भविष्य उसका जो है थोड़ा अंधकारमय हो गया था जयललिता के निधन के बाद से ही, क्योंकि कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं थी जिसका कोई जनाधार हो। लेकिन AIADMK यानी अन्ना द्रमुक का क्या होगा, ये फैसला होगा 2026 में। 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि अन्ना द्रमुक राजनीतिक रूप से सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। वहाँ भी बीजेपी बहुत तेज़ी से अभी तीसरी शक्ति के रूप में उभर रही है। क्या 2026 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर पहुँच पाएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है। लेकिन जो हालत है अन्ना द्रमुक की, लीडरलेस पार्टी हो गई है एक तरह की। अब उसको उसके समर्थक कितने दिन तक ढोएंगे ये पता नहीं है। तो तमिलनाडु की राजनीति में भले ही अन्ना द्रमुक जो है वो ख़त्म ना हो, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव 2026 के विधानसभा चुनाव से आएगा, क्योंकि द्रमुक की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो भी कमज़ोर हो रही है। करुणानिधि के समय जो ताकत थी उसकी, करुणानिधि के जाने के बाद नहीं रही। वो कहते हैं कि एक मोमेंटम होता है, वो कुछ देर तक ले जाता है। जैसे ढलान पर किसी चीज़ को लुढ़काइए तो वो जो है कुछ समय तक लुढ़कता रहता है, उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है। तो अभी MK स्टालिन की जो स्थिति है वही है। अब वो अपने बेटे को, उदयनिधि स्टालिन को सत्ता सौंपना चाहते हैं। उसको तमिलनाडु का मतदाता, खासतौर से DMK का समर्थक वर्ग कितना स्वीकार करता है, इसकी भी परीक्षा 2026 के विधानसभा चुनाव में होगी।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है जहां से जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। प्रचंड बहुमत से 2019 में विधानसभा लोकसभा दोनों जीते थे। इस बार उतने ही प्रचंड बहुमत से टीडीपी के गठबंधन की, जिसमें जनसेना पार्टी, पवन कल्याण की और भारतीय जनता पार्टी शामिल है, उनकी जीत हुई है। तो अब वाईआरसीपी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं, ये आज कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ से उसके लिए खड़े होकर फिर से सत्ता में वापसी उतनी आसान नहीं होगी जैसी पिछली बार थी, क्योंकि जब राष्ट्रीय पार्टियों का प्रभुत्व बढ़ता है, वहाँ दिक्कत यह है, वाईआरसीपी के बारे में कोई भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश में दोनों राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस हाशिए की पार्टियाँ हैं। वहाँ पर अब भी जो है क्षेत्रीय दल टीडीपी वो ज़्यादा मजबूत है, बल्कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बाद वो कितना मजबूत रहेगा? टीडीपी के समर्थक कहाँ जाएंगे? कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी के साथ आएंगे, या पवन कल्याण बड़े नेता बनकर आंध्र प्रदेश के उभरेंगे? ये अभी किसी को मालूम नहीं। लेकिन परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो गया है और ये परिवर्तन निर्णायक मोड़ तक पहुंचने में मुझे लगता है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है, जिन राज्यों की अभी तक बात की उनकी तुलना में। पश्चिम बंगाल में आपने देख ही लिया कि कांग्रेस और सीपीएम दोनों मिलाकर पश्चिम बंगाल में 64 साल तक राज कर चुके हैं। जो दो पार्टियां 64 साल तक राज कर चुकी हों, उनका एक भी विधायक पश्चिम बंगाल की विधानसभा में नहीं है और 42 सांसदों में से केवल एक सांसद है, एक लोकसभा सदस्य। तो उनकी क्या स्थिति है इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन जो उम्मीद थी जिस तरह की कि बीजेपी इनका स्थान लेगी, बढ़ेगी और तृणमूल कांग्रेस को रोकने का काम करेगी, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में लग रहा था कि उसकी विकास दर बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी जो है बढ़ने की बजाय घटती हुई नजर आई। हालांकि विधानसभा चुनाव में बढ़ी, वो 3 सीट से जो है 77 सीट पर पहुंच गई, लेकिन जो अपेक्षा थी, बात परसेप्शन और रियलिटी की होती है। रियलिटी यही थी, परसेप्शन ये था कि बीजेपी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन पहले 2021 और फिर 2024 में तय हुआ कि नहीं, बीजेपी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस का असर, उसका प्रभाव, उसका जनाधार अब भी बना हुआ है। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी ममता बनर्जी सर्वाइव कर रही हैं। क्या 2026 सर्वाइव करेंगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब से उन्होंने पार्टी बनाई है 1998 में, मुझे लगता है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती 2026 का विधानसभा चुनाव होगा। तो उस समय उसके बाद तय होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी, क्या मोड़ लेगी। अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर लें। उत्तर प्रदेश में एक समय क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व हो गया था लगभग 3 दशक तक। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बारी बारी से सत्ता में आ रहे थे। उस वर्चस्व को क्षेत्रीय दलों के तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में। पहले लोकसभा चुनाव, फिर 2017 विधानसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव। हालांकि इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी पहले की तुलना में मजबूत हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितनी कमज़ोर उसको बताने की कोशिश हो रही है, उतनी हुई नहीं। उसकी अपनी गलतियों से ये रिज़ल्ट आया 2024 का, उसको सुधारने की कोशिश हो रही है, अगर वो सुधार लेती है। और इसका संकेत आपको अभी जो 9 विधानसभा के सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, उनके नतीजों से लग जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में समस्या वही है, क्षेत्रीय दल इसलिए ख़त्म नहीं हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी इसलिए तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कांग्रेस पार्टी का उभार नहीं होगा, जब तक कांग्रेस पार्टी फिर से अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी। और उसकी संभावना तो अभी फ़िलहाल तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल का मुकाबला होगा, यानी भाजपा और सपा, इन 2 पार्टियों का मुकाबला होगा। तो उत्तर प्रदेश में इस बदलाव में मुझे लगता है और प्रदेशों की तुलना में और ज़्यादा समय लगेगा। सूबाई राज्य है पंजाब। एक समय क्यों कहें, बड़े लंबे समय तक सूबा बनने के बाद से अकाली दल और कांग्रेस, ये 2 ध्रुव थे पंजाब की राजनीति में। अकाली दल जो है वो सिमट कर कोने में चला गया है।
सुखबीर बादल के रहते उसके उभरने की, फिर से उठ के खड़े होने की कोई संभावना नहीं। वहाँ तीसरी शक्ति के रूप में उभरी आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव में उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी सफलता मिली। लेकिन उसकी सरकार जिस तरह से चल रही है, उस पार्टी जिस हालत में है, उसमें लगता नहीं कि वो 5 साल बाद भी इस स्थिति में, जो आज उसकी स्थिति है या 2022 विधानसभा चुनाव में स्थिति बनी, उसको रिटेन कर पाएगी उस ताकत को। तो वहाँ उसकी जगह कौन लेगा? बीजेपी लेगी क्या? ये अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी अभी पहले से भी कमज़ोर दिखाई दे रही है। अकाली दल के साथ गठबंधन में जितनी उसकी ताकत थी, उससे भी कम आज की तारीख में दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर जो है बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य है। उसको कौन भरेगा? कोई नई राजनीतिक शक्ति आ जाएगी या बीजेपी नए सिरे से अपने को पुनर्गठित करने में सफल होगी? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक क्षेत्रीय दल, अकाली दल, वो अंतिम सांसें गिन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी उभार बहुत जोर शोर से हुआ था और लग रहा था कि पूरे देश पर छा जाएगी। देश पर तो नहीं छा पाई, 2 राज्यों में ज़रूर छा गई, दिल्ली और पंजाब। दोनों जगह उसकी स्थिति खराब हो रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से सत्ता से बाहर हो जाएगी, ये मैं अभी नहीं कह सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रही है और ये 2025 के विधानसभा चुनाव में भी आपको दिखेगा और 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि देश का मतदाता आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में नहीं देखता, राष्ट्रीय राजनीति में उसकी कोई भूमिका नहीं देखता। इसलिए लोकसभा में उसको पंजाब में भी और दिल्ली में भी बार बार असफलता मिलती है। उसके अलावा बाहर कहीं उसका कोई जनाधार नहीं है कि वो लोकसभा सीट जीतने की स्थिति में हो। तो ये 2025 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी की भी दिशा दशा तय करेगा। और एक राज्य की बात किए बिना बात पूरी नहीं होगी, और वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहाँ पर 6 पार्टियाँ लड़ रही हैं, 2 गठबंधन हैं, दोनों में 3-3 पार्टियाँ हैं। ये विधानसभा चुनाव 3 पार्टियों का राजनीतिक भविष्य तय करेगा। एक अजीत पवार की एनसीपी, दूसरा शरद पवार की एनसीपी शरद चंद्र पवार, और तीसरी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना। इन तीनों पार्टियों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये विधानसभा का ये चुनाव उसका नतीजा तय करेगा कि कौन इनमें से सर्वाइव करेगा, कौन नहीं करेगा। एकनाथ शिंदे, जिनके पास शिवसेना है, वो जब तक बीजेपी के साथ हैं तब तक उनके अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर जिस दिन वो बीजेपी के लिए खतरा बनना चाहेंगे, उस दिन उनके लिए खतरा पैदा होगा। तो कांग्रेस जो है वो इस बुरी हालत में भी सरवाइव कर गई है महाराष्ट्र में। कांग्रेस को अगर बने रहना है, ताकत से खड़े रहना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि शरद पवार की पार्टी से और उसका विलय हो जाए, यानी शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कर दें कांग्रेस पार्टी में, जिसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये सब बातें तय होंगी 23 नवंबर के बाद। इतना तो तय है कि 23 नवंबर के बाद ये 6 की 6 पार्टियां सरवाइव नहीं करने वाली। अब ये फिर मतदाता पर है। मैं कह रहा हूं कि जो काम दोनों राष्ट्रीय दल यानी कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर पाए, वो काम अब मतदाता ने अपने हाथ में ले लिया है। पहले उसने कई बार चेतावनी दी क्षेत्रीय दलों को, उसके बाद उसने उनको घटाना शुरू किया, सत्ता से बाहर करना शुरू किया। अब धीरे धीरे उनका राजनीतिक आधार, जो जनाधार है, उसको कम करती जा रही है और उनको हाशिए की पार्टी बनाती जा रही है। अब हाशिए से कब हटा देगी इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन वो प्रक्रिया चल रही है और किसी राज्य में वो प्रक्रिया तेज है, किसी राज्य में वो धीमी है। तो एक बार फिर 1967 के बाद 2024 की जो राजनीति होगी वो ये तय करेगी कि एक राष्ट्रीय दल के मजबूत होने से कि क्षेत्रीय दलों की कमजोरी दिखाई देने लगी, क्षेत्रीय दलों का व्याप घटने लगा है, क्षेत्रीय दलों का विस्तार अब नहीं होने वाला है। कोई भी क्षेत्रीय दल देश में किसी भी राज्य में चले जाइए, वो आपको बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा। बिहार की मैंने बात नहीं की है, लेकिन बिहार में भी चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, उसके बढ़ने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। वो जहाँ हैं वहाँ पर कब तक टिके रहेंगे, सवाल इसका है।
तो राज्य दर राज्य आप देखते जाइए, क्षेत्रीय दलों का संकुचन लगातार हो रहा है। इसमें सबसे मजबूती से अगर कोई खड़ा है तो वो तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी जो है। लेकिन वो कब तक खड़ी रहेंगी ये कहना मुश्किल है। एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही है, पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है, जनाधार पर सवाल उठने लगा है। जिस तरह से जनता सड़क पर उतर कर आई है उनकी सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनका निपटारा 2026 में होगा, विधानसभा चुनाव के समय। लेकिन ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो कभी धीमा होगा, कभी तेज होगा, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में फिर से जो 50s और अर्ली 60s में था, या मिड 60s तक कह सकते हैं, कि एक राष्ट्रीय पार्टी का देश की राजनीति में वर्चस्व था, वो समय लौटने वाला है। और वो पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कमज़ोर नहीं होने जा रही। कितना उसकी ताकत बढ़ेगी ये समय बताएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।